हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज वाली इस वीडियोस में मैं आपको हर एक स्टेप्स बताने वाला हूं जो बीटीएससी स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट आई है बिहार स्टेट में। 11,000 से अबव जो पोस्ट आई हैं स्टाफ नर्सेस के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैनुअल फॉर्म्स आप इसको फिलअप कर सकते हैं घर बैठ करके सिंपली। अब ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है सर, कब तक इसका लास्ट डेट है? तो ऑब्वियस 23 मई इसका लास्ट डेट है। बाकी सारी इंफॉर्मेशंस आपको बीटीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट जब आप सर्च करेंगे क्रोम पे या गूगल पे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएगा कि फॉर्म्स का चार्ज कितना है। 600 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, बाकी जो एससी एसटी कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए 150 चार्ज है। जितने भी फीमेल स्टाफ हैं यानी जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 150 उसका कॉस्ट है। एज वहां पर आपको बताया गया है कि 37 ईयर्स एज आपका है जनरल कैटेगरीज के लिए। बाकी जो आपके रिजर्व पोस्ट पे आते हैं उनका एज 40 ईयर्स। या सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब हम फॉर्म्स फिलअप की बात करते हैं तो उस फॉर्म्स में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, तो सिंपली आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, यानी जैसे मान के चलिए कि आपका एक नाम है जैसे गौतम कुमार पांडे, इनकेस मान के चले ऐसा कोई नाम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको यहां पर कैंडिडेट नेम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सर सबसे पहले हमें कैंडिडेट नेम, यहां पर फर्स्ट नेम, देन सेकेंड नेम एंड देन थर्ड नेम, ये 3 नाम है। अगर मान के चलिए आपका सेकंड नेम नहीं है, जैसे मान लो गौतम कुमार पांडे, अगर 3 नेम नहीं है तो 2 नेम आपको यानी कि फर्स्ट और उसके बाद लास्ट आपको मेंशन करना है। यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि जो भी हमारे नाम के आगे जो प्रीफिक्स हैं, इन केस मान के चलिए कि आप डॉक्टर हैं या प्रोफेसर्स हैं, आप मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, कुछ भी ऐसा आप लिखते हैं नाम के आगे, तो वो आपको यहां पर नहीं मेंशन करना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, देन थर्ड नेम। अगर सेकंड नेम नहीं है या तो डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट नेम आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहां पर सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, हैव यू एवर चेंज नेम, आपने क्या पहले कभी कोई नाम चेंज किया है? जैसे होता है ना कि कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि सर पहले कुछ और नाम है, बाद में नाम में एक आध लेटर ऐड करवाते हैं या नहीं करवाते, जनरली लोग नहीं करवाते हैं। तो अगर आपने नहीं करवाया है तो नो पर क्लिक करेंगे और अगर आपने करवाया है तो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, जो आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, यानी जिसमें आपका 10th 12th और जो भी नर्सिंग की आपके पास डिग्री है उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहां पर मेंशन करना है, ठीक है ना। इसके बाद जेंडर, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो उसमें आपको मेल और फीमेल जो भी आप हैं आपको मेंशन करना है। देन आपको मोबाइल नंबर यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आएगा, जो ओटीपी आएगा, वो हमेशा उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जिस मोबाइल नंबर को आप यहां पर क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो मोबाइल नंबर वैसा आपको, यानी कि जो आप यूज कर रहे हैं, जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, उसी मोबाइल नंबर आपको वहां पर डालना है। तो ये मोबाइल नंबर, और सेम इसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है दोबारा से, यानी जो मोबाइल नंबर आप फर्स्ट में डाले हैं सेम वही मोबाइल नंबर आपको सेकंड में डालना है। और उसके बाद आपको क्या करना है जी, एक अल्टरनेट नंबर, यानी आप अपना, अगर आपके पास 2 नंबर है तो वो अल्टरनेट में कर सकते हैं, और या तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आप वहां पर घर के किसी पेरेंट्स का या साथी का, किन्हीं का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ईमेल आईडी। अगला क्या है जी, ईमेल आईडी। अगला आपको जो भी ईमेल आईडी आपका है वो ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, ठीक है ना। यानी सेम ईमेल आईडी आपको दोबारा से डालना है। तो यहां पर कंफर्म ईमेल आईडी है और उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे या आपके ईमेल आईडी पर। उस ओटीपी को यहां पर क्या करना है, सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद यहां पर एक डिक्लेरेशन दिया गया है, उस पे आपको आई एग्री, यहां पर जो आई एग्री है ना, इस आई एग्री को क्या करना है, क्लिक करना है। और उसके बाद यहां पर जो भी कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आपको क्या करना है जी, फिल करना है। और फिल करने के बाद अगर आप रीवेरीफाई करना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं कि मैंने सब कुछ सही भरा है या नहीं, वो एक बार आप देख सकते हैं। अदरवाइज हम यहां पर क्या करेंगे, तो अगले फॉर्म्स आपका खुलेगा जहां पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके जो मेल पर होंगे, वो आपके मेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएंगे। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालना है, देन आपको फिर से कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करना है। यहां तक प्रोसेस आपका है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ
और आपका जो भी पॉइंट्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा इंफॉर्मेशन चला गया, आपका लॉगिन आईडी बन गया, आपका पासवर्ड जनरेट हो गया। और उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तब आपको एक फॉर्म्स ओपन होगा। उस फॉर्म्स में आपको फिर क्या करना है, तो स्टूडेंट वहां पर आपको पर्सनल डिटेल आपको डालना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है नर्सिंग का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या करना है, वहां पर फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपका फिर से फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम, अगर 2 नाम है तो फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम और ये नाम वगैरह, फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपने भरा है, जैसे मान लीजिए आपने पहले भरा है वो डेट ऑफ बर्थ, तो अब डेट ऑफ बर्थ वहां पर मेंशन हो जाएगा, या तो नाम पहले से ही मेंशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका आ जाएगा, यहाँ पर डेट आपका हो गया, उसके बाद जो भी आपने जेंडर वगैरह फिल किया है सब कुछ आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा कि क्या आप मैरिटल हैं, यानी कि आप शादीशुदा हैं, या यानी वैवाहिक हैं या वैवाहिक नहीं हैं। तो अगर आप वैवाहिक स्थिति में अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा, नहीं तो अगर मैरिज नहीं है तो जो भी आपको ऑप्शन है वहां पर आपको करना है। रिलीजन्स, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यानी जो भी आपका धर्म है उस धर्म को यहाँ पर मेंशन करना है। देन आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। अब पिताजी का अगर नाम पूछा जा रहा है तो उसमें भी एक पॉइंट याद रखिएगा, जहां तक कि आपको पिताजी का नाम जो आधार कार्ड में दिया गया है वही आधार कार्ड, इनकेस मान लीजिए वहां पर स्वर्गीय यानी कि लेट लगा हुआ है आधार कार्ड में, इनकेस मान लीजिए अगर पिताजी नहीं है तो उस केस में जो भी आधार कार्ड का होगा वही आपको वहां पर मेंशन करना है, अदरवाइज आपको मेंशन नहीं करना है। मदर्स नेम में भी सेम अप्रोच रहेगा। मोबाइल नंबर आपको डालना है, यानी जो भी मोबाइल नंबर आपने पहले वाले में डाला था वो मोबाइल नंबर, और उसके बाद ईमेल आईडी, यानी जो भी ईमेल आईडी आपका था वो ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद पोस्ट का नाम, यानी जो भी आपका पोस्ट है, स्टाफ नर्स या जो भी रिक्रूटमेंट के लिए आप वहां पर करना चाहते हैं, टोटल 11,000 से अब पोस्ट है, तो उन पोस्ट में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट का नाम आपको मेंशन करना है। विज्ञापन संख्या तो वहां पर मेंशन है ही। नेशनलिटी ऑब्वियस इंडियन ही होंगे, भारतीय ही होंगे आप, तो भारतीय हैं तो भारतीय यानी नेशनलिटी आपको डालना है। और यहां पर है क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर बिहार के तो फॉर्म फिलअप करेंगे ही, और जो बाहर के बच्चे हैं, यानी जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं, और वो भी फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरीज में आएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरीज के हों, आप अनरिजर्व में रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बिहार के हैं और आपके पास रिजर्व या अनरिजर्व जो भी कैटेगरी है तो वहां पर तो वो सारा चीज अप्लाई होगा, कि जनरल भी होगा, ईडब्ल्यूएस आएगा, ओबीसी, एससी, एसटी सब होंगे। लेकिन अगर आप बाहर के हैं, यानी बिहार मूल निवासी नहीं है, तो आप अनरिजर्व में ही क्या किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो अगर आप बिहार के हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। रिजर्वेशन कैटेगरीज, अगर बिहार के हैं तो आप रिजर्वेशन में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, वो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। बाहर के हैं तो वहां पर तो अनरिजर्व में ही आएंगे। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है ना। क्या आएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी किस अथॉरिटी ने आपको कैटेगरीज का जो भी सर्टिफिकेट है वो इशू डेट कब दिया गया है, कैटेगरीज जो आप बनाते हैं अपना कैटेगरीज का जो सर्टिफिकेट वो किस डेट में इशू किया गया है, और उसका सीरियल नंबर, ये सब आपको आपके कैटेगरीज में मिल जाता है। जो भी आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज लगाते हैं तो या ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो उसमें सब कुछ मेंशन रहता है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको बिहार का पूरा डोमिसाइल चाहिए। बिहार का जो भी आपका डोमिसाइल है, यानी उसको जो आवास जिसको हम कहते हैं कि आवास कहाँ का है, तो आवास कहाँ का है तो उसको हमें क्या करना है, ये करना है, ठीक है ना। तो आवास की अगर बात की जाए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसने किया है, उसका कब डोमिसाइल बना है, आवास आपका कब बना है, याद रखिएगा लेटेस्ट ही आवास बनना चाहिए, लेटेस्ट ही आवास बनना चाहिए। और सीरियल नंबर उसका क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है, ये भी आपसे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई मार्क्स वगैरह है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कहीं कोई सर तिल है, मोल्स हैं, या कुछ कट छट कुछ ऐसा चीज है आपको जिससे आप आइडेंटिफिकेशन एग्जाम हॉल्स में आप दिखा करके आइडेंटिफाई करवा सकते हैं खुद को, तो उस केसेस में आपको याद रखना है कि यहां पर आपको जो भी पहचान चिन्ह आप देना चाहते हैं वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि चेस्ट में, फेस में, राइट, लेफ्ट, हैंड, बैंड, जो भी आपका है वहां पर आपको मेंशन करना है, ठीक है ना।
फिर है जी प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, किस टाइप का आइडेंटिफिकेशन आप दिए हैं, मतलब मोल्स है या जो भी है, यहां पर आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे, वो आपको क्या करना है, मेंशन करना है। देन आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग बाय आइडेंटिफाई प्रूफ एस्टैब्लिश बाय आइडेंटिफाई, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है और सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। क्या करना है, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आपको जाना है। नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे स्टूडेंट, तो वहां पर आपको देखिए फॉर्म्स ओपन तो दिख रहा है ना, थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं, है ना। अब जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहां पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, ईयर ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपने जो भी डिग्री आपके पास है बीएससी नर्सिंग का या जो भी आपके पास डिग्रीज है, तो उस जीएनएम में या बीएससी नर्सिंग का डिग्री ईयर्स ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, किस ईयर्स में आपने ये किया है डिग्रीज वगैरह, वो आपको यहां पर मेंशन करना है। देन आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी आरयू पीडब्ल्यूबीडी, यानी जो कोई अगर आप दिव्यांग हैं, यानी अगर आपको कोई बीमारी है, हैंडीक्रैफ्ट है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता है, तो वो अगर है तो वो आपको यहां पर मेंशन करना है, नहीं है तो नो में करके आगे बढ़ना है। आर यू डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, यानी कहीं आपके कुछ ऐसे लोग हैं तो यस, अदरवाइज नो आपको करना है। परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल की अगर बात की जाए तो आर यू श्योर एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट एंड हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, यानी अगर मान के चले कि आप बिहार सरकार में अभी जॉब कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि टेम्पररी बेस्ड जॉब होता है, वैसा अगर आपके पास कोई पोस्ट है कि अभी सर हम परमानेंट नहीं है, अभी हम कंफर्म नहीं हुए, लेकिन टेम्पररी हम बिहार सरकार के अंडर में जॉब कर रहे हैं, तो क्या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है, 3 साल आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे होते हैं संविदा बेस पर कार्य करते हैं, संविदा बेस मतलब टेम्पररी कार्य जिसको कहते हैं कि टेम्पररी काम कर रहे हैं हम बिहार सरकार के शासनकाल में, तो उनको अलग से पॉइंट दिया जाता है, नंबर दिए जाते हैं। तो वो अगर आपका 3 साल कंप्लीट है कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और आपने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है, तो यस लगाइए, अदरवाइज आप नो लगाएंगे। और इसके बाद फिर क्या है कि आर वेयर आर वर्किंग स्टाफ नर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन गवर्नमेंट नॉन प्राइवेट, कहीं पर भी आप गवर्नमेंट या नॉन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं क्या, स्टाफ नर्सेस का, चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर या चाहे आप गवर्नमेंट बेस पर, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप कर रहे हैं जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन में, पंचायत राज में, कहीं पर भी आपका हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ बिहार के किसी हॉस्पिटल में आप कार्य कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं भी हैं, परमानेंट कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो यस, या नहीं कर रहे हैं तो नो करना है, ठीक है ना, मतलब मेंशन करना है उसमें। अगर आप कहीं कर रहे हैं काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या तो परमानेंट बेस पर, तो उसको यहां पर आपको मेंशन करना है जी, ठीक है ना। उसके बाद आपको कहां पर आना है, तो नेक्स्ट जब आप यहां से सबमिट कर देंगे फॉर्म्स को, सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट में आप जाएंगे तो आपको फिर से ये फॉर्म्स ओपन होगा, इसमें फिर से आपको एड्रेस, अब परमानेंट एड्रेस यानी जो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, आप मान लीजिए आधार कार्ड दे रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर रहे हैं, जो भी आप वहां पर अपनी आइडेंटिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस आपको यहां पर क्या करना है, फिल करना है कि आप किस से बिलोंग करते हैं, कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, पिन कोड क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। आप बिहार के बाहर के भी है तो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, क्या स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है। स्थायी पता जो आपका है, जैसा आपने जो भी आपने आइडेंटिटी दिया है, मान लीजिए आपने आधार कार्ड दिया है या आपने पैन कार्ड, मतलब जो भी एड्रेस आपने मेंशन किया है, डीएल का मेंशन किया है या वोटर आईडी कार्ड मेंशन किया है, तो क्या वही वाला ये पता है या कोई दूसरा पता है, आपने जो आइडेंटिटी में दिया वही वाला एड्रेस है या कोई दूसरा एड्रेस है। तो सर अगर वही है तो यस, या तो नहीं। मतलब कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए मैं बिहार का भी मेरा डोमिसाइल है, इनकेस मान लीजिए मैं बिहार में हूं, तो क्या बिहार में जो हमारा आधार कार्ड है या बिहार का जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है उसमें जो हमने एड्रेस मेंशन किया है वही है या नहीं है। मान लीजिए आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यस या नो में यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी अगर मान के चलिए कि आपका जो दूसरा एड्रेस है तो कोरस्पॉन्डेंस में आप दे सकते हैं पत्राचार के लिए, और अगर सेम एड्रेस है कि वहीं पर हमारा पत्राचार हो, सारे नोटिफिकेशंस, सारे जो भी पत्र वगैरह आते हैं वो सब वहीं पर आते हैं, तो वही एड्रेस डाल सकते हैं। या तो अगर आपको दूसरे जगह पत्र मंगवाना है तो दूसरे जगह आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या समझाया? यानी अगर सेम लोकेशन पे आप रहते हैं, सेम जगह पे रहते हैं जहां पर आपका मूल निवासी जहां के आप हैं और वहीं पर आपका निवास स्थान अभी है, तो उस केस में सेम ही आपको पता डालना है। और अगर आप मूल निवासी वहां के नहीं है, मूल निवासी वहां के हैं लेकिन आप रहते कहीं और है या आपका एड्रेस चेंज है, तो उस केस में आपको पत्राचार एड्रेस में उसको मेंशन करना है।
और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ के आप मूल निवासी हैं और जहाँ आप रहते हैं वहीं का एड्रेस आपको जो भी आपने आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर यूज किया, आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल या जो भी आपने वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शंस, ये सब आपको करना है। देन फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर अब आपको आखिरी पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालिफिकेशंस डिटेल, यानी अब आपको क्या आएगा जी, क्वालिफिकेशंस कि आप कौन से डिग्री लिए हैं, कहाँ से डिग्री लिए हैं, कब डिग्री लिए हैं, अब ये सारा पॉइंट आपको यहां पर मेंशन करने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है जी, क्वालिफिकेशंस में 10th का डिटेल आपको देना है, मैट्रिकुलेशन जिसको कहा जाता है, जिसको मैट्रिक्स एग्जाम कहा जाता है। तो 10th का डिटेल कि कौन से बोर्ड से हैं आप, सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंटरनेशनल बोर्ड से हैं, या बिहार बोर्ड से हैं, या जो भी मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, गुजरात बोर्ड से हैं, किस बोर्ड से हैं, वो आपका बोर्ड, स्कूल का नाम और उसका सर्टिफिकेट प्रमाण क्रमांक, यानी जो भी आपका सर्टिफिकेट्स है 10th का, वो आपको यहाँ पर लगाना है। किस ईयर में आपने पास हुए और किस श्रेणी से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड है या थर्ड डिवीजन है, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको, यानी कि आपकी डिग्री कहां से हुई है, कौन सी डिग्री आपने लिया, किस ईयर में पास किए और किस कॉलेज से आपकी डिग्री हुई है, वो आपको यहां पर क्या करना है, मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी आपका कौन सा था, यानी किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपने डिग्री प्राप्त किया है, वो यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंट कितना रहा, सीजीपीए, मतलब बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जो सीजीपीए में देते हैं, बहुत सारे ग्रेड के फॉर्म में देते हैं, बहुत सारे परसेंटेज देते हैं, मार्क्स के फॉर्म में देते हैं। तो आप कुछ भी वहां पर, परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए आपका तो सीजीपीए, ग्रेड है तो ग्रेड आप कर सकते हैं। मार्क ऑब्टेन्ड, यानी कितना मार्क आपको यहां पर प्राप्त किए हैं सीजीपीए में या जो भी में, वो आपको वहां पर मेंशन करना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना आपने सीजीपीए लेकर के आए, ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा, सर्टिफिकेट नंबर, यानी जो भी आपका डिग्री है जिसके बिहार पर आप ये पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है। सर्टिफिकेट कब इशू किया गया, यानी कब आपको वो डिग्री मिली, इशू कब मिला, उसमें मेंशन रहेगा डेट, उस डेट को आपको मेंशन करना है। और डिवीजन, किस डिवीजन से आप वहां पर श्रेणी में ये हुए। नेक्स्ट आपका क्या आता है जी, आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसिल, क्या आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यस करेंगे। और उसके बाद उसका जो भी टाइप है, टाइप ऑफ बीएनआरसी, यानी जो भी आपने बिहार जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है वो किस टाइप का है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो मिला होगा, आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर आप नो करेंगे तो जिस भी राज्य का आपका होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो डेट आपको मेंशन करना है। देन आपको फिर से सेव और नेक्स्ट पेज पर क्या करना है, एंटर करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ मिलेगा, आपको ये सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे कि डॉक्यूमेंट्स हमने सब अपलोड कर दिए हैं, जो भी आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको, यानी रिसेंट यानी ऐसा नहीं कि 10 साल पहले का आप दे देना, 12 साल पहले का दे देना कि सर उस समय बहुत अच्छा फोटो आया था तो वही फोटो डालूंगा, नहीं। रिसेंट आप कैसे दिखते हैं, आपका फेस कैसा है, तो रिसेंट एक पासपोर्ट साइज फोटो आप यहां पर अपलोड करेंगे। अपलोड या स्कैन सिग्नेचर, आपका जो भी आप सिग्नेचर, वही सिग्नेचर आपको जब आप एग्जाम हॉल्स में जाएंगे तो आपको वहीं पर साइन करना होगा, तो वही सिग्नेचर आपको यहां पर करना है जो आप सिग्नेचर बाद में वहां पर करेंगे। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का याद रखिएगा, राइट हैंड का नहीं, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशंस यहां पर आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है ना। देन अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट, क्लास 10th की जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको स्कैन करना है, अपलोड करना है। अपलोड योर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम का मार्कशीट, अगर आपके पास जीएनएम की डिग्री है तो जीएनएम का आपको क्या करना है, मार्कशीट अपलोड करना है। अपलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिहार नर्सिंग काउंसिल, बिहार नर्सिंग काउंसिल का जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहां पर। और जैसे ही अपलोड करेंगे, क्लिक हियर टू अपलोड लिखा रहेगा, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे, फोटो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस पे अपलोड कर देना। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना। देन आपका अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका स्टेट आवास जो भी है, बिहार का आवास है, तो वो आपको यहां पर क्लिक कीजिए, फोटो वहां पर रखिए और उसके बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपका पेमेंट मोड, पेमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं, यानी उस केस में आपका 600 होगा, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपका 150 आपका क्या है जी, पेमेंट रहेगा। और साथ ही साथ में अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो आप जनरल हो, चाहे वो आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो 150 अराउंड आपको क्या रहेगा, पेमेंट रहेगा। वो पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट डिटेल आपका आ जाएगा, आपने ये पेमेंट डिक्लेरेशन कर दिया। उसके बाद यहां पर आपको डिक्लेरेशन रहेगा, यहां पर इन सब पे आपको क्लिक करना है।
फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी और फोर्थ पे भी, और लास्ट में आई एग्री पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसको जरूर क्लिक करना है, नहीं क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा आपको लेगा ही नहीं। तो आपको इन सब पर क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद अगर आपको लगता है कि एक बार मैं पूरी चीजें देखूं, देखिए वहां पर ऐसा नहीं खुलेगा, वहां पर हर स्टेप बाय स्टेप आपको खुलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं पूरी चीजें एक बार फिर से देख लूं, क्योंकि करेक्शंस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें करेक्शंस के ऑप्शंस आते हैं, डेट आते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है तो उस करेक्शन को आप दोबारा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना जहां करेक्शन का डेट नहीं आता है, ठीक है ना। और आई होप अभी तक ये जो बिहार स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट आई, इसमें करेक्शन का डेट नहीं आया। 23 मई आपका बस लास्ट डेट बताया है कि फॉर्म फिलअप आप इस डेट तक कर सकते हैं। तो करेक्शंस क्यों ही करना है, गलती क्यों ही करना है, तो इसलिए इसको एक बार जरूर प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू मतलब एक बार देख लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं हुई है ना, और उसको एक बार पढ़ने के बाद ही इस फॉर्म को आप सबमिट कीजिएगा। जब आप फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा तो आपका ये फॉर्म्स आपका सबमिट हो जाएगा, और आपका जो भी आपने पोस्ट अप्लाई किया स्टूडेंट, वो पोस्ट आपको मतलब उसका सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और जब भी इसका एडमिट कार्ड का डेट आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जाम कब होंगे उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो भी एग्जाम डेट है और एडमिट कार्ड है वो आपको नोटिफिकेशन आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर, या जो भी ईमेल आईडी आप दिए हैं उस ईमेल आईडी पर मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ डेट भी आता है तो जीडीसी नर्सिंग की हमारी जो टीम है वो आपको नोटिफिकेशन इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड अपलोड हो गया है, और एडमिट कार्ड कैसे बाहर निकालना है इस पे भी मैं आपको वीडियो लेकर के आऊंगा कि एडमिट कार्ड कैसे बाहर निकालना है, एग्जाम डेट कब है, ये सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होने वाला है, कितना मेहनत करना है, ये सारी नोटिफिकेशंस, ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहेगा स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले कंसेप्ट के साथ, अगले इंफॉर्मेशंस के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।